बेलापुर नाम के गांव में किशन अपनी पत्नी सुलोचना के साथ रहता था। उनका 4 साल का एक बेटा सोनू भी था। किशन का अपना एक मूली का खेत था। वो अपने खेत में उगी मूलियों को बाजार में बेचकर अपना घर चलाया करता था। उनका गुजारा बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था, लेकिन उसकी पत्नी पैसों की बहुत लालची थी। वो कभी भी किशन की कमाई से संतुष्ट नहीं होती थी। वो हर रोज किशन से किसी न किसी नई चीज की डिमांड करती ही रहती, जिस वजह से किशन भी कभी कभी उससे बहुत परेशान हो जाता था। सुनिए जी, आप मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000 रुपए? लेकिन वो किस लिए? अरे किस लिए क्या, मुझे घर का राशन लेकर आना है। क्या? लेकिन अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुम्हें राशन लाने के लिए पैसे दिए थे। क्या इतनी जल्दी घर का सारा राशन खत्म हो गया? नहीं, वो दरअसल जब मैं राशन लेने बाजार में गई थी तो वहाँ पर कपड़ों की सेल लगी हुई थी। वहाँ पर मुझे अपने लिए कुछ साड़ियाँ पसंद आ गई तो मैंने राशन के पैसों से वो साड़ियाँ खरीद ली। हे भगवान, मैंने तुम्हें राशन लाने के लिए पूरे 5,000 रुपए दिए थे। तुमने उन सारे पैसों से साड़ियाँ खरीद ली। अगर तुम्हें अपने लिए साड़ी खरीदनी भी थी तो एक साड़ी खरीद लेती। तुम्हें पता भी है मैं कितनी मेहनत से पैसे कमाता हूँ, लेकिन तुम हमेशा उन पैसों को फिजूल खर्ची में खराब कर देती हो। आप कहना क्या चाहते हो? क्या मैं अब अपने लिए कपड़े खरीदना भी छोड़ दूं? मेरी सारी सहेलियों के पति इतने अमीर हैं, वो तो उनकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन आप हो कि मैं जरा सा कुछ खरीद लूं तो उसी में मुझे 4 बातें सुनाने लगते हो। मैं तो आपसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं आपके पैसों को बर्बाद कर रही हूँ तो मैं आज ही सोनू को लेकर अपने मायके चली जाती हूँ, फिर आप अकेले ही इस घर में रहना। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम्हें जब भी मैं कुछ कहने लगता हूँ तुम हमेशा ऐसा ही करती हो। कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करती। मुझे अब घर का राशन लाने के लिए किसी से पैसे उधार लेने पड़ेंगे। कम से कम थोड़ा तो बात को समझा करो। सुलोचना मुंह बनाकर वहां से उठकर चली जाती है। किशन राशन लाने के लिए अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेता है। ये तो सुलोचना के आए महीने की बात थी। वो हर महीने कुछ ना कुछ फिजूल खर्ची करके किशन के सर पर लोगों का कर्ज चढ़वाती ही रहती थी। किशन ने अपने बेटे का दाखिला एक छोटे से प्राइवेट स्कूल में करवाया हुआ था, जहां पर अच्छी पढ़ाई होती थी। लेकिन एक दिन जब सुलोचना अपने बेटे को स्कूल में लेने गई तो रास्ते में उसे अपनी एक बचपन की सहेली पुष्पा मिली। अरे पुष्पा, तुम्हें कितने सालों बाद देखा। तुम यहीं कहीं आसपास रहती हो क्या? हाँ, मैं बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही रहती हूँ। आज मन्नू के पापा घर पर नहीं थे तो मैं उसे स्कूल से लेने आ गई। अच्छा, तुम्हारा बेटा भी इसी स्कूल में पढ़ता है क्या? अरे नहीं, मेरा बेटा तो इसके आगे वाले मॉडर्न स्कूल में पढ़ता है। वहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए मेरे पति ने मन्नू का एडमिशन उस स्कूल में करवाया है। हम सस्ते स्कूल में अपने बेटे को पढ़ाकर उसका भविष्य खराब नहीं करवाना चाहते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ी देर हो रही है, कभी बाद में मिलूंगी तुमसे। सुलोचना सोनू को स्कूल से लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन उसके मन में वही बात घूमती रहती है। हालांकि सोनू जिस स्कूल में पढ़ता था वो एक बहुत ही अच्छा स्कूल था, लेकिन अपनी सहेली की बात सुनकर अब उसे भी अपने बेटे का एडमिशन मॉडर्न स्कूल में करवाना था। शाम को जैसे ही किशन खेत से घर आया तो सुलोचना हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई। तुम ये क्या कह रही हो सुलोचना? तुम जानती भी हो वो स्कूल कितना महंगा है। मैं पूरे महीने में जितना कमाता हूँ उतना तो उस स्कूल की एक महीने की फीस है। वैसे भी हम सोनू को जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो स्कूल सोनू के लिए अच्छा है। आपकी वजह से मेरा बेटा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा। मैंने तो आपसे शादी करके ही बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने भी अपनी सहेली की तरह किसी अमीर आदमी से शादी की होती तो मेरा बेटा आज एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा होता। कम से कम उसका भविष्य तो वहाँ अच्छा बन जाता। हे भगवान, मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। कभी कभी मन करता है कि संन्यास लेकर हिमालय पर चला जाऊं। कम से कम वहां मेरी जान को इतनी आफत तो नहीं होगी। आप चाहे हिमालय पर जाओ या कहीं भी जाओ, लेकिन मुझे मेरे सोनू का एडमिशन उसी स्कूल में करवाना है, वरना मैं एक और दिन भी यहाँ नहीं रहूंगी। किशन सुलोचना की इस बात का कोई जवाब नहीं देता।
वो परेशान होकर वहां से अपने खेत में वापस चला जाता है और खेत के मंडेर पर बैठकर अपने आप से बातें करने लगता है। सुलोचना ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। समझ में नहीं आ रहा अब मैं सोनू का एडमिशन मॉडर्न स्कूल में करवाने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं, और अगर मैंने जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके उसका एडमिशन वहां पर करवा भी दिया तो हर महीने वहां की फीस कैसे भरूंगा। हे भगवान, आप सुलोचना को थोड़ी सद्बुद्धि दो, ऐसे में तो मैं बुरी तरीके से कर्ज में डूब जाऊंगा। किशन, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं समझती, लेकिन अब तुम्हारी उससे शादी हो चुकी है, इसलिए तुम्हें न चाहते हुए भी उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी, वरना तुम दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। अरे, ये आवाज कहाँ से आई? किशन, मैं तुम्हारे खेत की जादुई मूली हूँ, जरा इधर देखो। किशन अपनी गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखता है तो उसे अपनी आंखों के सामने एक मूली अपने पैरों पर खड़ी दिखाई देती है। अरे, तुम किस तरीके की मूली हो? मैंने तो अपनी जिंदगी में पहले कभी ऐसी मूली नहीं देखी जिसके हाथ पैर हों। देखोगे भी कैसे, कोई भी सामान्य मूली ऐसी नहीं होती, वो तो मैं एक जादुई मूली हूँ, इसलिए मैं ऐसी दिखती हूँ। जब से तुमने अपने खेत में मूली बोना शुरू की थी, तब से मैं तुम्हारे खेत में ही रहती हूँ और इसीलिए तुम्हारे खेत की फसल हमेशा इतनी उपजाऊ होती है। तुम एक बहुत ही नेक दिल इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकती। तुम्हारी पत्नी तुम्हें और कुछ ना कहे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद कैसे करोगी जादुई मूली? मेरी पत्नी की तो हर दिन एक ना एक ख्वाहिश होती ही है। मैं कब तक तुम्हें उसकी ख्वाहिश पूरी करने को कहता रहूंगा? आखिरकार तुम कब तक मेरी मदद करोगी? उसकी चिंता तुम मत करो किशन, मैं तुम्हारी मदद इस तरह करूंगी कि तुम्हें बार बार परेशान होकर मेरे पास नहीं आना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये कुछ जादुई बीज देती हूँ, इन्हें तुम अपने आंगन में उगाना। इससे उगने वाली मूलियाँ तुम्हारी पत्नी की हर ख्वाहिश पूरी करेंगी। ये लो। जादुई मूली किशन को वो बीज दे देती है। किशन घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है तो उसकी पत्नी उन बीजों को अपनी आंगन में उगा देती है। अगली सुबह जब वो आंगन में जाकर देखती है तो वहां पर साधारण मूलियों की जगह सोने की ढेर सारी मूलियां उगी होती है। बाप रे बाप, इतनी सारी सोने की मूलियां! इन मूलियों को बेचकर तो मैं महारानी की जिंदगी जीऊंगी। मेरी जो सहेलियां मेरे सामने अपनी अमीरी दिखाती थी, वो मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाएंगी। किशन जी, आप इन मूलियों को सोनार के पास बेच कर आइए। मैं इन मूलियों को बेचकर सबसे पहले हमारे लिए एक आलीशान घर बनवाऊंगी। अब मैं एक और दिन भी इस झोपड़ी में नहीं रहना चाहती। सुलोचना के कहने पर किशन बहुत सारी सोने की मूलियों को सुनार के पास बेच आता है। सोने की मूलियों के बदले मिले पैसों से सुलोचना अपनी झोपड़ी को हटाकर वहां पर एक नया घर बनवाती है। घर में काम करने को ढेर सारे नौकर चाकर रखवा लेती है और अपने बेटे का एडमिशन ही बहुत बड़े स्कूल में करवा देती है। अब उसके पास इतना पैसा था कि वो उसे जितना मर्जी खर्च करे वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि सोने की मूलियों की जादुई फसल कभी खत्म ना होने वाली थी। तभी एक दिन सुलोचना के घर में काम करने वाली एक नौकरानी उसके पास आई। मालकिन, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती है? क्या तुम्हें पैसे क्यों उधार चाहिए? मालकिन, कुछ दिनों से मेरा बेटा बहुत बीमार है। मैंने सरकारी अस्पताल में उसका इलाज करवाया था, लेकिन वहां से उसे ज्यादा आराम नहीं हुआ, इसलिए मैं उसका इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में करवा रही हूँ। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन की दवाई से उसे आराम हो जाएगा। उसकी दवाई थोड़ी महंगी है, अभी मेरे पास उसकी दवाई खरीदने के पैसे नहीं हैं। कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। उन पैसों को आप मेरी पगार से काटते रहना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक भी पैसा उधार नहीं दूंगी। तुम जैसे गरीब फटीचरों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पहले हम जैसे लोगों से पैसे उधारी पर ले लेते हो और फिर कभी अपनी शक्ल भी दिखाने नहीं आते। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसा नहीं है।
ऐसा मत कहिए मालकिन, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से आपका काम किया है। क्या मैं आपको ऐसी बेईमान नजर आती हूँ? मेरा बेटा बहुत बीमार है, बस इसीलिए मैंने आपसे पैसे मांगे, वरना मैं कभी भी आपसे उधारी नहीं मांगती। मैंने कहा ना कि मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, पीछे ही पड़ गई है मेरे। नौकरानी के बेटे की तबीयत खराब होने के बावजूद भी सुलोचना उसकी कोई मदद नहीं करती। उसकी ये बात जादुई सोने की मूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नौकरानी बहुत ही परेशान होकर वहां से जा रही होती है। तभी उसे जादुई सोने की मूली की आवाज आती है। सुनो सुनीता, तुम्हें अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे चाहिए ना? तुम यहाँ से एक मूली तोड़कर ले जाओ। इसे बेचकर तुम उन पैसों से अपने बेटे का इलाज करवा लेना। नहीं नहीं, ये मेरे मालकिन की मूलियां हैं, मैं इन्हें नहीं तोड़ सकती। ये तुम्हारी मालकिन की मूलियां नहीं हैं, ये मेरी जादुई सोने की मूलियां हैं, और मेरा जिसे इन्हें देने का मन चाहेगा मैं उसे ये मूलियां दे दूंगी। ये लो, तुम ये सोने की मूली ले जाओ। बाकी सुलोचना ने जो तुम्हारे साथ किया है उसका हिसाब तो अब मैं करके रहूंगी। जादुई सोने की मूली नौकरानी को एक सोने की मूली देकर वहां से भेज देती है। तभी थोड़ी देर बाद सुलोचना जब अपने आंगन से सोने की मूली तोड़ने जाती है तो उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। अरे, ये क्या हुआ? सुलोचना, तुम एक बहुत ही लालची औरत हो। तुम्हारे पास इतनी सारी सोने की मूलियां होने के बावजूद भी तुमने अपनी नौकरानी की मदद नहीं की। मुझे तो लगा था कि तुम अमीर हो जाओगी तो अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करोगी, लेकिन मेरा ऐसा सोचना गलत था। मैं आज के बाद तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं रह सकती जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मैंने आज तक तुम्हें जो भी दिया है, तुम्हारे पास अब वो कुछ भी नहीं रहेगा, और ना ही अब मैं तुम्हारे पास रहूंगी। नहीं नहीं जादुई सोने की मूली, तुम ऐसा मत करो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद किसी को मदद के लिए मना नहीं करूंगी। तुमने अपना मौका खो दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम अपने मन में सबके लिए मदद का अच्छा भाव रखती तो ऐसा कभी नहीं होता। इतना कहकर सभी जादुई सोने की मूलियां वहां से गायब हो जाती है। उनके वहां से जाते ही सुलोचना का बड़ा आलीशान घर फिर से उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में बदल जाता है। उसके घर में रखे सारे पैसे भी पत्थर बन जाते हैं। ये देखकर सुलोचना को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब उसके पास पछतावे के सिवा और कुछ नहीं बचता और उसे फिर से अपनी वही गरीबी की जिंदगी जीनी पड़ती है। अरे छोटे, अब तुम रोना बंद करो। मुझे भी पता है कि हम अपने बैंगन लोक से भटक कर पृथ्वी पर आ गए हैं, लेकिन इस तरह रोने से हम अपने घर तो नहीं पहुंचेंगे ना। मैं क्या करूं भैया, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे माँ और पिताजी की बहुत याद आ रही है। अपने छोटे भाई को रोते हुए देखकर नीला बैंगन उसके आंसू पोंछता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी उन्हें पीछे से एक बिल्ली के मियाने की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है भैया? दोनों नीले बैंगन पीछे मुड़कर देखते हैं तो बिल्ली गुर्राती हुई उनके तरफ आती है। दोनों बैंगन उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और जोर जोर से भागने लगते हैं। बड़े भैया, जल्दी भागो यहाँ से। अगर इस बिल्ली ने हमें पकड़ लिया तो ये हमारा कचूमर निकाल देगी। भागो! दोनों बैंगन पूरी फुर्ती से खूब दूर तक भागते हैं और तभी भागते भागते वो एक तालाब में गिर जाते हैं। बड़े भैया, बचाओ मुझे, मैं डूब जाऊंगा। अरे तुम जादुई बैंगन हो, नहीं डूबोगे तुम। शांत हो जाओ। इस बिल्ली की वजह से खामखां हम भीग गए। चलो बाहर जल्दी से, वैसे भी ये पानी बहुत ठंडा है। जादुई नीला बैंगन अपने छोटे भाई को हाथ देकर पानी से बाहर निकालता है और अपने जादू से एक तौलिया लाकर खुद को और अपने छोटे भाई को अच्छी तरह साफ करता है। अब तुम अच्छी तरह से साफ हो गए हो, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। अच्छी अच्छी लग गई। अरे अरे, चलो कोई बात नहीं। तुम थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। चलो हम कहीं धूप में चलते हैं। ऐसे ही चलते चलते दोनों भाई एक पार्क में पहुंच जाते हैं।
जहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं। बड़े भैया, ये सभी क्या खेल रहे हैं? मुझे भी खेलना है। चुपचाप बैठकर धूप सेको यहाँ। ये हमारा बैंगन लोक नहीं है और ना ही हम इन लोगों को जानते हैं। मुझे भी तुम लोगों के साथ फुटबॉल खेलना है। मुझे भी अपने साथ खिलाओ ना। चल रे, हमने तुझे कितनी बार कहा तू हमसे दूर रहा कर। हम तुझ जैसे गरीब फटीचर के साथ नहीं खेलेंगे। चल जा यहाँ से। वो बच्चे चिंटू को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और उसे धक्का देने लगते हैं। उनके धक्के से चिंटू बेचारा जमीन पर गिर जाता है और उसके घुटने में चोट लग जाती है। फुटबॉल खेलनी थी ना तुझे, ये ले फुटबॉल। इतना कहकर राजू फुटबॉल को चिंटू के सर पर दे मारता है और वो सभी बच्चे वहां से भाग जाते हैं। वो फुटबॉल चिंटू के सर में बहुत जोर से लगती है, इसलिए चिंटू गुस्से में उस फुटबॉल को झाड़ियों में फेंक देता है। तभी वो बॉल सीधे जाकर नीले बैंगन के छोटे भाई के सर में लगती है। बॉल लगते ही नीले बैंगन का छोटा भाई रोना शुरू कर देता है। अरे तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो, कोई हमें देख लेगा। ये मेरे सर में चोट लग गई है और आपको ये पड़ी है कि कोई हमें देख लेगा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। ओह हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे सिवा कोई और है भी नहीं। चिंटू पहले तो उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे उस रोने की आवाज के साथ ही कुछ खुसर फुसर करने की आवाज भी आने लगती है, तो वो इधर उधर ताका झाकी करने लगता है। ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता। पक्का यहाँ पर मेरे अलावा कोई और भी है। चिंटू उस आवाज को सुनते सुनते झाड़ियों में देखता है तो उसे वहां 2 नीले बैंगन दिखाई देते हैं। अरे चुप भी हो जाओ। अरे ये क्या? ये बैंगन तो रो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? देखो, हम दोनों जादुई नीले बैंगन हैं। अपने बैंगन लोक से भटककर हम यहाँ आ गए। तुम हमारे बारे में किसी को मत बताना। ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर तुम इस तरह यहां पर रहोगे तो कोई ना कोई तुम्हें देख ही लेगा। तुम एक काम करो, मेरे साथ घर चलो, वहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, तुम चलो मेरे साथ। चिंटू उन 2 जादुई नीले बैंगनों को अपनी टी-शर्ट में छुपाकर अपने घर ले आता है। चिंटू का घर बहुत ही टूटा फूटा और पुराना था, जिसे देखकर नीला बैंगन कहता है, तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा पुराना है। जब बारिश आती होगी तो तुम्हें इस टूटे फूटे घर में रहने में बहुत तकलीफ होती होगी। हाँ, लेकिन जब बारिश आती है तो मेरी माँ जगह जगह बहुत सारे बर्तन रख देती हैं, तो सारा पानी उन बर्तनों में इकट्ठा हो जाता है। तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम अपने घर वापस कैसे जाओगे? तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी चिंता हो रही होगी ना? हाँ, लेकिन हम ऐसे अपने घर नहीं जा सकते। हमें अपने घर पहुंचने के लिए चमचमाती पहाड़ी की नीली नदी में उगे नीले रंगों के फूलों की जरूरत है। उन फूलों के जरिए ही हम अपने घर वापस पहुंच सकते हैं। तो फिर तुम वहां पर क्यों नहीं गए? तुम वहां जाते तो अपने घर पहुंच जाते। नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। वहां पर सिर्फ कोई इंसान ही जा सकता है। इसीलिए जब तक कोई इंसान वहां जाकर हमारे लिए वो नीले फूल लेकर नहीं आएगा, तब तक हम अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। चमचमाती पहाड़ी की नीली नदी में जाकर मैं तुम्हारे लिए वो नीले फूल लेकर आऊंगा। वहां जाना इतना आसान नहीं है। वहां पर पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहते। तुम चिंता मत करो जादुई नीले बैंगन, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मुझे वहां जाने का रास्ता बताओ। जादुई नीला बैंगन चिंटू को एक मैप देता है, जिस पर चमचमाती पहाड़ी की नीली नदी का रास्ता बना होता है। मुझे एक बात बताओ चिंटू, अगर तुम इस तरह अपने घर से जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी चिंता होगी। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं एक ढाबे पर काम करता हूँ और कभी कभी जब मुझे घर आने में देर हो जाती है तो मैं वहीं पर सो जाता हूँ। इसीलिए किसी को मेरी कोई चिंता नहीं होगी। अब चिंटू उस मैप को लेकर अपने घर से निकल जाता है।
पूरी रात भर चलने के बाद उसे अपने सामने एक चमचमाती हुई पहाड़ी दिखाई देती है। वो रही चमचमाती पहाड़ी। पूरी रात भर चलकर तो मैं बहुत थक गया। जल्दी से चमचमाती पहाड़ी की नीली नदी के पास जाता हूँ। वहां से नीला फूल तोड़कर थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद घर के लिए निकलूंगा। चिंटू आगे बढ़कर चमचमाती पानी की नीली नदी के पास पहुंचता है। तभी उसे नीली नदी के अंदर 2 नीले रंग के फूल दिखाई देते हैं। वो जैसे ही उन फूलों को तोड़ने जाता है, तभी वहां पर अचानक एक मगरमच्छ आ जाता है। अरे बाप रे बाप, ये मगरमच्छ यहाँ पर कैसे आया? अब मैं इस नदी से इन नीले फूलों को कैसे तोड़ूंगा? तुमने क्या सोचा बच्चों कि इस नीली नदी के नीले फूलों को तोड़ना इतना आसान है? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये फूल आखिर क्यों चाहिए? क्योंकि ये फूल बहुत ही अहम फूल है। इन्हें मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं दे सकता। मगरमच्छ के पूछने पर चिंटू उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मगरमच्छ कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये फूल दे दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। ठीक है मगरमच्छ जी, आप अपना सवाल पूछिए। तो ये बताओ, वो कौन सी चीज है जो खरीदने पर काला, जलने पर लाल और फेंकते समय सफेद हो जाता है? ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? सोचो सोचो। चिंटू थोड़ी देर बड़ी ही गहराई से उस चीज के बारे में सोचता है। तभी उसे कुछ ध्यान आता है। अरे हाँ, ऐसी एक चीज है। जब माँ कभी कभी चूल्हे पर खाना बनाती है तो मुझे लकड़ियों के साथ साथ कोयले लाने के लिए भी भेजती है। जब मैं कोयले को खरीदता हूँ तो वो काले रंग के होते हैं। जब माँ उन्हें जलाती है तो वो लाल रंग के हो जाते हैं, और आंच बुझने के बाद वो सफेद हो जाते हैं। तो इसका जवाब है कोयला। अरे वाह चिंटू, तुम तो बड़े होशियार निकले। तुमने तो एक बार में ही मेरे इस सवाल का जवाब दे दिया। इसीलिए अब तुम ये फूल यहाँ से लेकर जा सकते हो। चिंटू अब नीली नदी में से उन 2 नीले फूलों को तोड़ लेता है। वो कुछ देर वहां पर आराम करके अपने घर के लिए वापस लौटता है। उसे घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है। कहाँ था तू? कल रात को भी घर नहीं आया। मैं सुबह ढाबे पर भी गई थी, तो वहां भी नहीं था। सच सच बता चिंटू, कहाँ था तू? अपनी माँ के पूछने पर चिंटू उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें जादुई नीले बैंगनों से भी मिलवाता है। तुम बहुत अच्छे हो चिंटू। तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे लिए इतनी दूर से इन नीले फूलों को लेकर आए। इसीलिए हम भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहते हैं। बताओ, हमसे क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे वो हम तुम्हें जरूर देंगे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए जादुई नीले बैंगन। तुम मेरे टूटे फूटे घर की मरम्मत कर दो, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे सूखे में सुलाने की वजह से मेरी माँ और पिताजी ठीक से सो भी नहीं पाते। अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो हम तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। जादुई नीला बैंगन अपने हाथों को हवा में घुमाता है। तभी देखते ही देखते उनके पूरे घर में सुनहरे रंग की रोशनी फैल जाती है और उनका टूटा फूटा पुराना घर एक बहुत ही सुंदर नए घर में बदल जाता है। तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की तो उसके लिए हम तुम्हारे लिए नया घर तो बना ही सकते हैं। इस घर में तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, ना ही तुम्हारे इस घर में कभी भी राशन खत्म होगा। तुम इस घर में रहकर जिस भी चीज की इच्छा प्रकट करोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। अगर कभी तुम्हें पैसों की जरूरत हो तो तुम इस घर से पैसे मांग लेना, तुम्हें तुम्हारी जरूरत के अनुसार पैसे मिल जाएंगे। जादुई नीले बैंगन की ये बातें सुनकर चिंटू और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। वो दोनों जादुई नीले बैंगन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको मेरा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा फर्ज था। अगर आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बस मुझे एक बार याद कर लेना, मैं आपकी मदद के लिए आ जाऊंगा। अब हमें यहाँ से जाना होगा, हमारे माता पिता को हमारी चिंता हो रही होगी। अब जादुई नीला बैंगन और उसका छोटा भाई उन नीले फूलों पर बैठ जाते हैं कि तभी उनके फूलों पर बैठते ही वो दोनों नीले फूल जादुई बैंगनों के साथ वहां से गायब हो जाते हैं। चिंटू ने जादुई नीले बैंगनों की मदद की, जिस वजह से जादुई नीले बैंगन ने उसकी सारी मुसीबतों को हल कर दिया।
जिसके बाद चिंटू अपने परिवार के साथ अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगा।